Good morning, students. In our last class, we have discussed the electronic configuration of elements up to the atomic number 20, right? 20 एटॉमिक नंबर तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हमने समझा, उनमें किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है, दैट थिंग वी हैव डिस्कस्ड, राइट? नाउ फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज that how does the metal and non metal reacts, right? किस तरीके से metals और non metals जो हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, ये चीज हम लोग डिस्कस करेंगे. जब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डिस्कस किया था अलग अलग मेटल्स का या अलग अलग एलिमेंट्स का, तो हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस किया था कि किसी भी एलिमेंट के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस रहेगा और ये जो है ये ऑर्बिट्स होंगे और इन ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करेंगे, राइट? और इलेक्ट्रॉन्स किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे ये चीज़ फिक्स रहेगी डिपेंडिंग अपॉन द रूल 2n स्क्वायर, राइट? व्हेन n इज इक्वल्स टू 1, मतलब कि अगर फर्स्ट ऑर्बिट की मैं बात करूं तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स. सेकेंड ऑर्बिट की हम बात करें तो 8 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट 18 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो ये चीज हम लोगों ने डिस्कस की थी हमारी प्रीवियस क्लास में. नाउ एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझते हैं कि किस तरीके से कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, राइट? तो सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूं सोडियम का. सोडियम का सिंबल हो गया Na. सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, राइट? तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फर्स्ट ऑर्बिट में आ गए. इसके बाद नेक्स्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेकेंड ऑर्बिट में आएंगे इस तरीके से, राइट? तो 2 8. अब बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड ऑर्बिट में आएगा. तो यहाँ पे हमने बना लिया थर्ड ऑर्बिट और इस थर्ड ऑर्बिट के अंदर आ गया एक इलेक्ट्रॉन. अब मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि कोई भी एटम अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है, राइट? किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए ज़रूरी है कि उसका जो ऑर्बिट है उसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो. ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो वो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करना चाहता है. उसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो या तो वो किसी से 7 इलेक्ट्रॉन्स ले ले या अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे, राइट? तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके लिए इजी होगा अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करना रेदर देन किसी से 7 इलेक्ट्रॉन्स लेना, राइट? तो सोडियम क्या करता है? सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है. अब चूंकि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो 11 हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 10. इसका मतलब जो सोडियम है उस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया है एज कंपेयर टू द नेगेटिव चार्ज, और इस तरीके से सोडियम अपना पॉजिटिव आयन जो है वो बना लेता है, राइट? और पॉजिटिव आयन का मतलब होता है कैटायन. पॉजिटिव आयन को हम कैटायन भी बोलते हैं. तो जब सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो उस डोनेशन के कारण सोडियम का पॉजिटिव आयन बन गया है और उस पॉजिटिव आयन को हम बोलते हैं कैटायन, राइट? पहले ये सोडियम था Na, इसने पॉजिटिव आयन बना लिया. पॉजिटिव आयन कैटायन का सिंबल होता है Na और ऊपर हमने पॉजिटिव लगा दिया, तो इसका मतलब है कि दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द कैटायन. और ये कैटायन बना कैसे है? एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके. तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे +1 इलेक्ट्रॉन. तो इस तरीके से सोडियम ने क्या किया? अपना एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया और अपना कैटायन बना लिया, राइट? अब सिमिलरली अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हो गया 17, राइट? तो पहले वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए. अब बचे हुए जो 7 ऑर्बिट्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, दैट इज द थर्ड ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब क्लोरीन भी जो है वो अनस्टेबल है, राइट। क्लोरीन को भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, और क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो या तो वो एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले या किसी को अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स दे दे, राइट। सो ऑब्वियसली बात है, उसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स देना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा एज कम्पेयर टू किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेना। तो क्लोरीन जो है वो किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो अपना एनायन बना लेता है, दैट इज द नेगेटिव आयन बना लेता है, राइट। तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, सोडियम जो है वो डोनर है, वो डोनेट कर रहा है, और क्लोरीन जो है वो एक्सेप्टर है क्योंकि वो एक्सेप्ट कर रहा है, राइट। सो डोनर और एक्सेप्टर, क्लोरीन ने अपना नेगेटिव आयन बना लिया, नेगेटिव आयन को हम बोलते हैं एनायन, राइट। तो क्लोरीन पहले Cl था, उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया, और एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद अब वो क्या हो गया है, Cl नेगेटिव, दैट इज क्लोरीन का एनायन, राइट। तो इस तरीके से जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, तो सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड बना लेते हैं, राइट। और इस तरीके के बॉन्ड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। जब एक एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन, जरूरी नहीं है कि एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे, हो सकता है 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे। तो जब भी कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है और कोई दूसरा एलिमेंट उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है, तो उन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, और उस बॉन्ड को बोला जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, राइट। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जो कि इलेक्ट्रॉन्स के डोनेशन या एक्सेप्शन के कारण बनता है। अगर मैं इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसका डॉट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। ये मैंने बना लिया सोडियम, सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने डॉट के रूप में यहाँ पे बना लिया। यहाँ पे पास में क्लोरीन है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। एक स्पेस जो है वो वैकेंट है, राइट। तो सोडियम क्या करेगा, अपना ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देगा, और ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे, दैट इज NaCl बना लेंगे, राइट। दैट इज सोडियम क्लोराइड बना लेंगे। सोडियम क्लोराइड कैसे बन जाएगा, सोडियम का पॉजिटिव आयन प्लस क्लोरीन का नेगेटिव आयन, जिसमें 7 उसके अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सोडियम का है। तो ये जो है ये स्ट्रक्चर हो जाएगा NaCl का, दैट इज सोडियम क्लोराइड का, राइट। तो इस तरीके से ये जो बॉन्डिंग है वो होती है। अब चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट हो रहे हैं, तो ये जो बॉन्ड होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, राइट। जब भी कोई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स के डोनेशन या एक्सेप्शन के कारण बनता है तो उसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। इसके नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो कोवैलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो थोड़े से वीक होते हैं एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, राइट। वो चीज़ हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, वी शैल नॉट डिस्कस इट हियर, बट अभी के लिए हमको सिर्फ इतना समझना है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स के डोनेशन या एक्सेप्शन के कारण बनते हैं, राइट। इसका अगर एक और एग्जांपल देखें तो यहाँ पे एक और एग्जांपल हम देखते हैं। इस बार हम सोडियम की जगह मैग्नीशियम ले लेते हैं, राइट। तो इस बार हम लोगों ने सोडियम की जगह पे मैग्नीशियम लिया है, और क्लोरीन को हम एज इट इज रहने देते हैं। जो एक्सेप्टर है वो क्लोरीन ही है, लेकिन डोनर जो है वो सोडियम नहीं होकर इस बार मैग्नीशियम हम लोगों ने ले लिया, राइट। तो किस तरीके से मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, सोडियम मैग्नीशियम या उसका एटॉमिक नंबर 12।
अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 282। मतलब कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है दैट इज जो थर्ड वाला ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब मैग्नीशियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो 6 इलेक्ट्रॉन्स लेना पड़ेंगे या 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी को देना पड़ेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स देना कंफर्टेबल रहेगा, इजी रहेगा एज कम्पेयर टू 6 इलेक्ट्रॉन्स लेने के। तो मैग्नीशियम भी जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है और अपना पॉजिटिव आयन बना लेता है, राइट। तो मैग्नीशियम ने क्या किया, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए और अपना कैटायन जो है वो बना लिया। अब मैग्नीशियम ने कैटायन कैसे बनाया, ये मैग्नीशियम था, इसने अपना कैटायन बना लिया। वहां पे केवल 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा था तो हम सिंगल प्लस लिख रहे थे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो रहे हैं तो हमको 2 प्लस लिखना पड़ेगा, राइट। और कितने इलेक्ट्रॉन्स उसने दिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए। तो इस तरीके से मैग्नीशियम जो है उसने अपना आयन बना लिया, मैग्नीशियम आयन, राइट। यहाँ पे क्लोरीन जो है वो एज इट इज चल रहा है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 287। उसने एक क्लोरीन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, राइट। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स देना चाहता है लेकिन क्लोरीन को केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, क्लोरीन के 2 एटम्स ढूंढेगा, राइट। एक इलेक्ट्रॉन वो एक एटम को देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को देगा, और इस तरीके से वो बना लेता है मैग्नीशियम क्लोराइड, दैट इज MgCl2। मैग्नीशियम का एक ही एटम है और क्लोरीन के 2 एटम, क्योंकि मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन्स देने हैं और इसीलिए वो क्लोरीन के 2 एटम्स को ढूंढेगा और दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर देगा। अगर इसके डॉट स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे ये एक क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन। क्लोरीन के पास अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन की प्लेस वैकेंट है, इस वाले क्लोरीन के पास भी अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक क्लोरीन की प्लेस, एक इलेक्ट्रॉन की प्लेस वैकेंट है। तो मैग्नीशियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, और इस तरीके से MgCl2 जो है वो बन जाएगा, राइट। तो कोई भी कंपाउंड जो है वो इसी तरीके से बनाए जाते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो ऐसा होगा, मैग्नीशियम का ट्वाइस पॉजिटिव आयन क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए, और क्लोरीन जो है, क्लोरीन के भी 2 आयन्स हैं, तो क्लोरीन के 2 आयन्स को हम ऐसे लिखेंगे Cl, और चूंकि इसके 2 आयन्स हैं तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख के और नीचे हम 2 लिख देंगे, राइट। तो ये जो नीचे वाला जो 2 है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम्स हम लोगों ने लिए हैं। तो इस तरीके से ये जो बॉन्डिंग है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग है वो बनेगी। अगेन आई एम रिपीटिंग कि इस तरीके के बॉन्ड्स को कोवैलेंट बॉन्ड बोला जाता है या फिर आयोनिक बॉन्ड भी हम इनको बोल सकते हैं। और आयोनिक बॉन्ड्स या कोवैलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कंपेयर टू द कोवैलेंट बॉन्ड्स, राइट। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। तो एक और एग्जांपल देखते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का, राइट। तो यहाँ पे मैग्नीशियम ये हो गया ऑक्सीजन, राइट। मैग्नीशियम की अगर मैं बात करूं तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 282, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की अगर हम बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2,6, राइट। मतलब कि मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं
वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा और ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, राइट। तो मैग्नीशियम के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की प्लेस जो है वो वैकेंट है। तो इस मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को डोनेट कर दिए और इसने मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया, राइट। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा MgO। अगर इसके लिए मैं इक्वेशन के फॉर्म में लिखूं तो मैग्नीशियम का ट्वाइस पॉजिटिव आयन बनेगा। कैसे बनेगा? मैग्नीशियम ने अपना ट्वाइस पॉजिटिव आयन बनाया 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन ने अपना ट्वाइस नेगेटिव आयन बनाया। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया और ट्वाइस नेगेटिव आयन जो है वो बनाया। तो इस तरीके से इक्वेशन के फॉर्म में आप लिख सकते हो कि कैसे जो इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन और एक्सेप्शन है वो होगा, राइट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, जो आयोनिक बॉन्ड्स हम लोगों ने पढ़े, उन आयोनिक बॉन्ड्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, राइट। कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं वो आयोनिक बॉन्ड्स। तो समझते हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस आयोनिक बॉन्ड्स या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स। हमको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड दोनों सेम चीज है। डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन बोथ दीज टर्म्स, राइट, इट्स द सेम थिंग। सो आयोनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले फिजिकल नेचर की बात करते हैं, राइट। फिजिकल नेचर, आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक बॉन्ड से जो कंपाउंड्स बने हैं उनको बोला जाता है आयोनिक कंपाउंड्स। तो जैसे कि NaCl जो कॉमन सॉल्ट हम खाते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं जनरली वो सॉलिड नेचर के होते हैं, राइट। ऑब्वियसली बात है, चूंकि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग अगर है तो जो कंपाउंड्स होंगे वो सॉलिड नेचर के होंगे और सॉलिड नेचर के होने के साथ साथ वो हार्ड भी होते हैं, राइट। थोड़े से हार्ड होते हैं, हालांकि अगर थोड़े ब्रिटल भी होते हैं। अगर हम उनको प्रेशर अप्लाई करेंगे उन पे तो वो इजीली जो है वो टूट जाते हैं, राइट। तो हार्ड होने के साथ साथ ब्रिटल भी होते हैं, सॉलिड नेचर के होते हैं। सॉलिड नेचर के इसलिए होते हैं क्योंकि आयोनिक बॉन्ड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। जब इलेक्ट्रॉन्स या पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो ऑब्वियसली बात है कि चूंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, तो जो नेचर होगा वो कैसा होगा? सॉलिड नेचर, राइट। तो जनरली आयोनिक कंपाउंड्स या आयोनिक बॉन्ड जो हैं वो सॉलिड होते हैं। आयोनिक कंपाउंड लिख लेते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड जो हैं वो सॉलिड नेचर के हैं। सबसे पहली चीज हमको समझ में आई। उसके बाद अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की, तो अगर मैं किसी भी चीज को मेल्ट करना चाह रहा हूँ या अगर मैं उसको बॉईल करना चाह रहा हूँ तो मुझे उसके बॉन्ड्स जो हैं उनको ब्रेक करना पड़ेगा, राइट। जैसे कि अगर मैं बात करूँ NaCl सोडियम क्लोराइड, अगर मैं इसको मेल्ट करना चाह रहा हूँ या इसको बॉईल करना चाह रहा हूँ तो मुझे इसके जो आयंस के बीच में जो बॉन्डिंग है मुझे उस बॉन्डिंग को ब्रेक करना पड़ेगा, राइट। और चूंकि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है तो इसको तोड़ पाना मुश्किल है, राइट। तो सिंस इनके बॉन्ड को तोड़ पाना मुश्किल होता है इसीलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो काफी हाई होता है, राइट। क्योंकि इनको तोड़ पाना डिफिकल्ट है, इजीली हम इनको मेल्ट नहीं कर सकते हैं या बॉईल नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। दैट इज वाई उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें उनकी सॉल्युबिलिटी के बारे में, तो ऐसे कंपाउंड्स
जनरली जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा कॉमन सॉल्ट, जो नमक हम खाते हैं, वाटर में इजीली वो घुल जाता है, तो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं केरोसिन की या पेट्रोल की, तो केरोसिन और पेट्रोल और इस तरीके के सॉल्वेंट्स में वो इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब कि इजीली वो घुलते नहीं हैं, राइट। तो हम लोगों ने डिस्कस कर ली 3 प्रॉपर्टीज, फिजिकल नेचर, उनका मेल्टिंग पॉइंट, उनकी सॉल्युबिलिटी। अब लास्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या ऐसे कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से कंडक्ट होने देते हैं, यस और नो, दैट द थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। कि ऐसे कंपाउंड्स अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देंगे, मतलब एज अ कंडक्टर बिहेव करेंगे, या एज एन इंसुलेटर, राइट। तो अगर मैं आयोनिक कंपाउंड्स ले रहा हूं सॉलिड फॉर्म में, तो चूंकि सॉलिड फॉर्म में जो आयंस हैं वो एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग में हैं, राइट। हमको पता है इलेक्ट्रिसिटी कब फ्लो होती है, जब फ्री आयंस हो, राइट। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के या फ्री आयंस के फ्लो के कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। ये चीज़ हम लोगों ने चैप्टर 12 में डिस्कस की है, राइट। तो जब हम एक आयोनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में लेंगे, तो सॉलिड फॉर्म में क्या होगा, उनके चूंकि आयंस के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, तो उस बॉन्डिंग के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयंस जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होंगे, और इस कारण इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो नहीं होगी, राइट। तो जब हमारा आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में है, उस कंडीशन में तो वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देता है। लेकिन अगर मैं बात करूं लिक्विड स्टेट की या मॉल्टन स्टेट की, मान लीजिए मैंने उसको पानी में मिक्स कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, तो जब हमने उसको पानी में डिसॉल्व किया है तो वो पानी में इजीली घुल गया, मतलब कि क्या हुआ है, जो आयंस हैं या जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहीं ना कहीं फ्री हो गए हैं, राइट। उनके बीच का जो बॉन्ड है वो थोड़ा सा लूज हो गया है, और चूंकि उनके बीच का बॉन्ड लूज हो गया है, इसका मतलब जो आयंस हैं या जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री स्टेट में आ गए, और जब इलेक्ट्रॉन्स या आयंस फ्री स्टेट में आ गए हैं तो इजीली इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो होगी, राइट। तो मॉल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, जबकि सॉलिड स्टेट की अगर मैं बात करूं तो सॉलिड स्टेट में जो आयंस हैं वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को या इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देते हैं, राइट। तो दीज आर द सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स दैट वी हैव डिस्कस्ड ओवर हियर। सो that's all for today's class, students. The further topics we shall study in our next class. Thank you.